नमस्कार दोस्तों, 19 जुलाई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, एडिटोरियल में भी रिपीटेड आर्टिकल्स थे, आपने देखा ही है। पहला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है पेगासस स्पाईवेयर यूज्ड टू स्नूप ऑन इंडियन जर्नलिस्ट। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई 40 इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर भी यहाँ पे पेगावर स्पाईवेयर की स्नूपिंग हुई है। ये पेगासस सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एनएसओ ग्रुप नाम की एक कंपनी है इजराइल की, उसी ने बनाया है ये पेगासस स्पाईवेयर। ज्यादातर जो दुनिया भर की सरकारें हैं उन्हीं को ये पेगासस स्पाईवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो पेगासस स्पाईवेयर है इसको इस्तेमाल करके दुनिया भर की सरकारें स्नूपिंग करती हैं, सर्विलांस करती हैं। जो अलग अलग जर्नलिस्ट हो गए और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट टाइप के लोग हो गए जो कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं, सरकार के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं, अपोजिशन के लीडर हो गए, तो इन प्रकार कभी कभी मिनिस्टर्स की भी स्नूपिंग होती है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके फोन की स्नूपिंग कर रहा हो। तो कुल मिला के ये जो स्पाईवेयर है ये स्नूपिंग करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चुपचाप से आपके फोन में घुस के आपके इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करता है ये पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक्चुअली में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका एक मैलिशियस बिहेवियर होता है। जब भी आप अपने फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपके बिना पता चले ही आपके फोन में ऑटोमेटिकली उस स्पैम के, उस ऐप के साथ हो सकता है एक मॉलवेयर आ जाए और ये मॉलवेयर आपके डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है टू द अटैकर। ठीक है ना। पेगासस स्पाईवेयर के बारे में ये डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके पोटेंशियल जो साइड इफेक्ट्स हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। न्यूज यहाँ पे ये है कि भाई एक न्यूज वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लगभग 40 इंडियन जर्नलिस्ट के ऊपर स्नूपिंग की गई है किसी एक अनआइडेंटिफाइड एजेंसी के द्वारा। अभी कौन सी एजेंसी ने स्नूपिंग की है ये नहीं पता है, बट 40 इंडियन जर्नलिस्ट के नाम यहाँ पे रिलीज किए गए जिनकी स्नूपिंग की गई है। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स के, द हिंदू के, इंडिया टुडे के, इंडियन एक्सप्रेस के, नेटवर्क 18 के जर्नलिस्ट के नाम दिए हुए हैं। एनएसओ ग्रुप इजरायली कंपनी के स्पाईवेयर पेगासस को हमेशा से ही इस्तेमाल किया, मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये एंड्रॉयड के फोन्स में भी स्नूपिंग कर सकता है, ये एप्पल के ये जो आईओएस वाला सिस्टम्स होता है उसमें भी स्नूपिंग कर सकता है। तो मतलब एप्पल फोन्स भी इससे बचे नहीं, उनमें भी स्नूपिंग यहाँ पे हो सकती है। एप्पल फोन्स को ज्यादातर इस चीज के लिए जाना जाता है कि उनकी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो बहुत तगड़ा है, उनकी स्नूपिंग नहीं हो सकती, सर्विलांस नहीं हो सकता। जी नहीं, बिल्कुल हो सकता है, ये स्पाईवेयर कर सकता है। ओके, 17 इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स, चाहे गार्जियन हो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, इतने बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं, ये ऑलरेडी इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई कैसे पेगासस मैसेजेस और इंफॉर्मेशन को जर्नलिस्ट के फोन से, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट के फोन से एक्सट्रैक्ट करता है। तो भले अगर ये देश की सरकारें कर रही हो तो भी ये गलत है। यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, आपसे एक सवाल है मुझे, आप इस इंडिविजुअल का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको एक मैं हिंट दे देता हूं, इस इंडिविजुअल का असैसिनेशन हुआ था इस्तानबुल में। ठीक है ना। इस्तानबुल में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है उसके अंदर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बुलाया गया और वहां पे इसको मार दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि सऊदी अरेबिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी इससे बनती नहीं थी। ये बहुत हद तक सऊदी अरेबिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बात करता था, इसलिए सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको इस्तानबुल की एम्बेसी में बुलाया और मार दिया। ओके। और ऐसे और भी बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम निकल के आया है जिसके ऊपर इस प्रकार की स्नूपिंग करके उनको बुलाने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर भी ये पेगासस स्पाईवेयर इस्तेमाल किया गया। बहुत लंबे समय से पेगासस स्पाईवेयर यूज हो रहा है, हालांकि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में भी दी है, बट बिना इस वीडियो को देखे देखते हैं कौन इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम बता पाता है। मैंने वैसे पहले तो पढ़ाया है, बट आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए सवाल पूछा मैंने आपसे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics of cyber security, money laundering and its prevention में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखी है। जो वीडियोस आपको पेड बेसिस पे भी अच्छी नहीं मिलेंगी वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, तो आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए। ज्वाइन बटन नहीं दबा रहे तो वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर जरूर करिए, इतना तो डेफिनेटली करके चाहिएगा। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इन द मॉर्निंग में अपने सारे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशंस हैं, लिंक्स हैं, अपडेट कर देता हूँ। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। गॉट इट। और harshitdwedi.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का भी, वहां पे डेली बेसिस पे शाम तक करंट अफेयर्स अपलोड हो जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। 31 किल्ड एज रेन ट्रिगर्स मेहेम इन मुंबई।
भाई मुंबई के हालात बहुत ख़राब है। 3-4 दिन से मैं आपको बता दूं मैं कैसे सफ़र कर रहा हूं मुंबई की बारिश से। अब मुझे वीडियोस अपलोड करनी है आप लोगों के लिए, तो सुबह एडिटोरियल बनाता हूं और एडिटोरियल बनाने के बाद कम से कम 40 मिनट उसको अपलोड करने में लग जाते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 GB का एडिटोरियल होता है। अभी ब्रॉडबैंड कट गया और इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई कि कोई ब्रॉडबैंड वाला सुन नहीं रहा, तो कोई बनाने ही नहीं आ रहा है। वीडियो लगाता हूँ 7:30 अपलोड पे, 8:30 तक अपलोड होती है, ठीक है, कभी 9 बजे तक अपलोड होती है। तो इस प्रकार की छोटी मोटी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स भी निकल के आ रही है। ये सीवियर प्रॉब्लम्स अवॉइडेबल है, बट चूंकि मिसमैनेजमेंट है, इसीलिए आप देखोगे कि इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट न्यूज सुनने को मिलती है। 31% जिसमें 8 माइनस थे उनकी जान चली गई मुंबई में। इतना ताबड़तोड़ पानी बरसा है सैटरडे की शाम को और संडे को, इनफैक्ट मंडे ट्यूसडे लगातार पानी बरसा ही जा रहा है। आज भी जोरदार बारिश हो रही है सुबह से। ओके, कल रात में तो ऐसी तगड़ी बारिश हुई कि जैसे लगता है कि छत ही टूट जाएगी। मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ। तो ओवरऑल मुंबई में हालात बहुत खराब हैं बारिश के। तो एकदम से बारिश हुई, वैसे बीच में नहीं हुई थी। नॉर्मल का मानसूनों में जो मुंबई में बारिश होती है इतनी नहीं होती है, बट यहाँ पे स्पेल्स में हो रही है। और ये 5 दिन का जो स्पेल आया है, यहाँ पे आईएमडी ने भी पहले ही एडवांस में बता दिया था कि भाई बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है। रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ मुंबई ने भी बोल दिया था, देयर विल बी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट फ्यू प्लेसेस। ठीक है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस। तो यहाँ पे लैंड स्लिप हो गया है, कुछ जगहों पे हाउसेस कोलैप्स कर गए हैं। इलेक्ट्रोल्यूक्यूशन, तो जो इलेक्ट्रिसिटी के तारे होती हैं वो टूट के नीचे गिरी पानी में, किसी ने पैर रख दिया तो करंट मार दिया। तो इस प्रकार के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस मुंबई में बहुत हुए हैं। बहुत से लोगों की इसकी वजह से जान जा रही है। बिहार मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला है कि 200 mm से ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड हुई है एट 11 PM ऑन सैटरडे और 4 AM ऑन संडे। एक बीएमसी सेंटर है दहीसर ने, उसने 226.82 mm ऑफ रेनफॉल को रिकॉर्ड किया है। चेंबूर में 218.45 mm, ये काफी ज्यादा है। ओके, तो 19 पीपल की जान चली गई, 5 इंजर्ड हो गए वाशीनाका में, चेंबूर में। ठीक है, एक वॉल कोलैप्स हो गई थी, 4 से 5 हट लगातार थी। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा डेडली हो रखा है साहब। पंचशील चौल में, विक्रोली में एक लैंड स्लिप हो गई 6 हाउसेस के ऊपर, 10 लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में न्यूज़ कहाँ है? देखिए, बात यह है कि अब इतने सारे घर हैं, ओके, और ये घर चौलों के साइड पे बने हुए हैं, बहुत अनसस्टेनेबल सी कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, थोड़ी बहुत अवेयरनेस लोगों की भी है, लेकिन अब क्या करें, गरीब आदमी कैसे जिए? गरीब आदमी एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सरकार और इंडिविजुअल सबको मिलकर यहाँ पे काम करना चाहिए, बस यही बोला जा सकता है। हालांकि ये बातें तो हर कोई बोलता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंसेस इस समय पे देखने को मिलते ही हैं। अभी अगर ये बड़ा फॉर्चुनेट होगा कि हमें किसी बिल्डिंग कोलैप्स का इंसिडेंट ना सुनने को मिले, क्योंकि बारिश के समय पे बिल्डिंग कोलैप्स के इंसिडेंसेस मुंबई में बहुत बढ़ जाते हैं। हालांकि राज्य की सरकारें बहुत कुछ कर रही है, केंद्र की सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, कोड निकाला गया है, बट वी कैन जस्ट होप कि इस प्रकार का कोई इंसिडेंस ना है, क्योंकि हर साल तो आता ही है। जनरल स्टडीज पेपर थी, डिजास्टर मैनेजमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मिड डे मील्स लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट सेज स्टडी। देखिए, एक स्टडी निकाली गई है और स्टडी ने बोला है कि भाई जो फ्री स्कूल लंचेस दिए जा रहे हैं ना मिड डे मील स्कीम के अंदर फ्रॉम 1993, इन्होंने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है वुमेन की हेल्थ के ऊपर। तो वो गर्ल्स जो कि 1993 से स्कूल जा रही हैं और 1993 से स्कूल में जाके वो फ्री लंच खा रही है मिड डे मील स्कीम के अंदर, उनकी हेल्थ काफी अच्छी रही है। और इन देयर 10 जब वो बड़ी होके उनकी शादी हुई, वो मदर बनी, तो जो उनके बच्चे पैदा हुए, उनके बच्चे भी ज्यादा हेल्दी पैदा हुए। तो वो लड़कियां, वो गर्ल्स जिन्होंने मिड डे मील स्कूल स्कीम के तहत स्कूलों में जाके पढ़ाई भी की और खाना भी खाया, वो जिन बच्चों को आप पैदा कर रही हैं, उन बच्चों का हाइट टू एज रेशियो काफी बेटर है उन बच्चों से जो कि उन माओं से पैदा हुए हैं जो मिड डे मील स्कूल का जिन्होंने फायदा नहीं उठाया, जो स्कूल वगैरह नहीं गई पढ़ने के लिए। मतलब कुल मिला के जो स्टडी है, ये इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स ऑफ इंडियाज मिड डे मील स्कीम की बात कर रही है। इंटरजेनरेशनल बेनिफिट क्या है कि भाई लॉन्ग टर्म बेनिफिट की यहाँ पे बात हो रही है। ज्यादातर केसेस में क्या देखा जाता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई बच्चा माल नूरिश्ड है, स्टंटेड है या वेस्टिंग है। स्टंटेड मतलब उसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट नहीं होना, और उसकी वेस्टिंग मतलब उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन नहीं होना। तो उम्र के हिसाब से हाइट बढ़ती है, तो उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रही है स्टंटिंग, और हाइट के हिसाब से वजन नहीं बढ़ रहा है, ये है वेस्टिंग। तो स्टंटिंग और वेस्टिंग हमारे देश में बहुत देखने को मिलती है। इस स्टंटिंग वेस्टिंग, जिसको एक जनरल टर्म भी दिया जाता है माल नूरिशमेंट, इस माल नूरिशमेंट को दूर करने के लिए नॉर्मल कर हमारी सरकारें क्या करती हैं कि भाई बच्चों को अच्छा खाना देती हैं, बट ये जरूरी है देना भाई। लेकिन बच्चों को सिर्फ अच्छा खाना देना ये एक
कहते हैं ना कि कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन ये है कि ये जो मालनूरिश बच्चे माओ से पैदा हो रहे हैं, अगर इन टू बी मदर्स की हेल्थ को अच्छा कर दिया जाए तो इस स्टंटिंग वेस्टिंग की प्रॉब्लम से बहुत तगड़ा गुजरा जा सकता है, मतलब डील किया जा सकता है। क्योंकि बात यह है कि अगर एक बच्चा एक फिजिकली फिट और स्ट्रांग माँ के से जन्मा है तो वो भी फिजिकली फिट होगा, जेनेटिकली स्ट्रांग होगा। और वहीं पे अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि एक कमजोर माँ के शरीर से जन्मा है तो वो जेनेटिकली थोड़ा सा वीक हो जाएगा, फिजिकली जन्म से ही थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और जन्म के समय पे आपकी जो जेनेटिक क्वालिटीज होती हैं वो बहुत हद तक इस बात को डिसाइड करती हैं कि आगे आने वाले समय में आप कितने फिट, कितने ताकतवर होगे। तो अगर एक कमजोर माँ बच्चे को जन्म दे रही है तो बच्चा भी मोस्ट प्रॉब्ली कमजोर होगा। और अगर एक स्ट्रांग माँ, फिजिकली फिट माँ, नूरिश्ड माँ बच्चे को पैदा कर रही है तो वो बच्चा भी स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे ये जो इंटर जनरेशनल इम्पैक्ट है मिड डे मील स्कीम का, ये यही बता रहा है कि भाई वो लड़कियां जो 1993 से स्कूलों से पढ़ रही हैं और स्कूल से पढ़ने के बाद वो बड़ी हुई, उनकी शादी हुई, वो मदर बनी, तो उन बच्चियों ने मतलब मदर वुमेन बनने के बाद जब बच्चे को जन्म दिया तो वो जो नए बच्चे पैदा हुए उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। उनकी हेल्थ पैरामीटर्स उन बच्चों से बहुत अच्छे हैं जो बच्चे उन माओ से पैदा हो रहे हैं जिनको मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला। और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिड डे मील स्कीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में अभी भी 3 में से 1 बच्चा या उससे ज़्यादा ही बच्चे स्टंटेड हैं। स्टंटिंग क्या होती है मैंने आपको ये बता दिया है। तो कुल मिला के स्टंटिंग के प्रोसेस से लड़ने के लिए, वेस्टिंग के प्रोसेस से लड़ने के लिए सिर्फ बच्चों को पोषण देना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि अभी से ही जो छोटी बच्चियां हैं उनको आप अच्छा पोषण दो, क्योंकि आगे आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में जब भी उनकी शादी होगी, वो माँ बनेगी, जब वो बच्चों को जन्म देंगी तो बच्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्दी होंगे। गॉट इट? ये बात यहाँ पे बताई गई। फिर मिड डे मील स्कीम का एक और बेनिफिट बताया गया कि 2006 से लेकर 2016 में दिस स्कीम was associated with 13 to 32% of the India's improvement is height for age Z scores। मतलब कि आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट अच्छी, मतलब आपके अंदर स्टंटिंग नहीं है, तो इसके जो बेनिफिशियल रिजल्ट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, इन बेनिफिशियल रिजल्ट्स की 13 से 32% वजह ये मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील स्कीम की बात की जाए तो 1995 में इस मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसमें यह बोला गया था कि भाई एक फ्री कुक्ड मील दिया जाएगा बच्चों को, लड़के लड़कियों दोनों को, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उस फूड की मिनिमम एनर्जी कंटेंट 450 कैलोरी होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में उस स्कीम को इतने मेजर स्केल पे नहीं इंप्लीमेंट किया गया। तो आप देखोगे 1995 से लेकर 1999 तक केवल 6 से 10 साल की एज ग्रुप की 6% गर्ल्स को इस स्कीम का बेनिफिट मिला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, केंद्र की सरकार ने जब ज्यादा एलोकेशन किया पैसों का तो देखा गया कि भाई ओवरऑल कवरेज, मतलब 6 साल से 10 साल के एज ग्रुप में जितनी भी लड़कियां हैं 46% गर्ल्स को अब बेनिफिट मिल रहा है इस मिड डे मील स्कीम का। लेकिन 1995 से लेकर 1999 तक केवल 6% ऑफ द गर्ल्स को बेनिफिट मिला था, जो कि 6 से 10 साल के एज ब्रैकेट में आती थी। लेकिन बाद में 2016 तक हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार की वजह से और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ज्यादा बजट एलोकेशन की वजह से अब 6 से 10 साल की एज ग्रुप में जो भी लड़कियां आती हैं 46% कवरेज है मिड डे मील स्कीम की। और लॉन्ग टर्म में ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी खुद की हेल्थ के लिए भी और उनकी जो अगली जनरेशन आएगी उसकी हेल्थ के लिए भी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट टू टेबल बिल फॉर पैनल ऑन एनसीआर एयर पॉल्यूशन। देखिए एक बिल यहां पे लाया गया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लाया गया, ऐसे एक बिल को अक्टूबर 2020 में और अप्रैल 2021 में ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रोमलगेट किया गया। सबसे पहले ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाने की बात की गई एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में, इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया अक्टूबर 2020 में। उस समय पे साफ साफ तरीके से बोला गया कि जो ईपीसीए अथॉरिटी है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, ये एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो एक और प्रोफेशनल बॉडी की जरूरत है। इसलिए अक्टूबर 2020 में एक ऑर्डिनेंस लाया गया। लेकिन उस ऑर्डिनेंस में कुछ टफ कंडीशंस थी, खासकर स्टबल बर्निंग को लेकर। तो ये जो नई बॉडी बनाई जा रही है ना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन, इसका काम क्या होगा? काम यह है कि ये डायरेक्शंस इशू कर सकती है,
कंप्लेंट्स एंटरटेन कर सकती है। किसी भी प्रकार से एनसीआर उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम करना है, स्टबल बर्निंग कम करनी है। खासकर सर्दियों के महीने में तो यहाँ पे पॉल्यूशन के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ईपीसीए ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो भाई प्रॉपर पैरामीटर स्टैब्लिश करना और ग्राउंड लेवल पे स्टेप्स लेना। अब ये जो ग्राउंड लेवल के स्टेप्स थे ये बड़े डेंजरस थे। जब पहला ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट आया तब ये पता चला कि भाई जो स्टबल बर्निंग कर सकता है ना, उसको जेल में भी डाल सकते हैं। अभी जैसे ही ये बात आई कि स्टबल बर्निंग होगी तो जेल में डाल सकते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन होने लगे, बहुत सारी चीजें पॉलिटिसाइज होने लगी। देखिए सबको ये बात मालूम है कि ये जो पॉल्यूशन है ये किसी के फेवर में नहीं है, और अगर सरकार स्टेप ले रही है तो आपके भलाई के लिए ले रही है। लेकिन यहाँ पे फार्मर्स ये बोलने लगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम स्टबल बर्निंग नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ, इस स्टबल बर्निंग को डीक्रिमिनलाइज करिए, आप हमको जेल में कैसे डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब ये जो नया बिल आ रहा है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल, इसमें आपको अगर स्टबल बर्निंग आपने की है तो जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन हाँ आपसे एक इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फी जरूर ली जाएगी आपसे। तो जो भी यहाँ पे स्टबल बर्निंग में इन्वॉल्व हो रहा है इंक्लूडिंग फार्मर्स, उससे एक इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फी यहाँ पे डेफिनेटली ली जाएगी। अभी कितनी इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फी ली जाएगी ये पर्टिकुलर बिल में नहीं लिखा है। आपको पता है किसी भी बिल के एक्ट बनने के बाद ग्राउंड लेवल पे उसके प्रोविजंस का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसके जो डिटेल्ड रूल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव रिलीज करता है, मतलब कैबिनेट रिलीज करता है, मतलब हमारी सरकार रिलीज करती है। तो जब वो रूल रिलीज किए जाएंगे तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितनी इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फी ली जाएगी उन लोगों से जो कि स्टबल बर्निंग में इन्वॉल्व है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अच्छा, स्टबल बर्निंग के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। 17 सितंबर 2020 को जो मैंने डेली करंट अफेयर्स अपलोड किया था, आप 17 सितंबर करंट अफेयर्स मेरा नाम अर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारोगे, मुझे याद रहा तो मैं वीडियो का कमेंट, वीडियो का लिंक भी नीचे दे दूंगा। एक्चुअली में होता ये है कि वीडियो रिकॉर्ड करने में और फाइनली वीडियो लाइव जाने में थोड़ा लैग होता है, तो कभी कभी जब वीडियोस के मैं रेफरेंसेस देता हूँ कभी कभी मैं उनके लिंक डालना भूल जाता हूँ, तो उस केस में आप कमेंट के थ्रू मुझे याद दिला सकते हैं। तो 17 सितंबर 2020 में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जहां पे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे गोपाल राय उस समय के, उन्होंने ये बोला था कि भाई पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है जिससे स्टबल को मैन्योर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, 17 सितंबर डेली करंट अफेयर्स वाला टॉपिक देख लीजिए। चूंकि देखिए अक्टूबर के समय पे ही ये आपकी जो पर्टिकुलर स्टबल बर्निंग वाला इशू था न्यूज में था, और इसके सस्टेनेबल सॉल्यूशन के लिए पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है जिस प्रोडक्ट से इस पर्टिकुलर स्टबल को मैन्योर में बदला जा सकता है। क्या आप इस प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे थोड़ी आपकी बुद्धि की भी प्रैक्टिस होगी, थोड़े आपके भी घोड़े दौड़ेंगे कि चलो भाई खुद से भी कुछ ढूंढें। नेक्स्ट बात करते हैं, अफगानिस्तान कॉल्स बैक एम्बेसडर फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए अफगानिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। जो अफगानिस्तान की इन्वॉय है ना, जो एम्बेसडर हैं नजीबुल्ला अली खिल, इनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया, सिलसिला को इनका नाम था, और इस्लामाबाद से इनको मतलब किडनैप किया गया, तो काफ़ी बड़ी बात है। और उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया, फिर उसको मारा पीटा गया है, मतलब जगह जगह पे उसके चोट लगी हुई है, सूजा हुआ है, हड्डियां टूटी हुई हैं, पता नहीं मतलब शायद रेप भी हुआ हो, कुछ क्लियर लिखा नहीं है यहाँ पे। तो ये दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक एम्बेसडर की बेटी भी सेफ नहीं है, तो आम आदमियों का तो यहाँ पे क्या ही होगा। तो अभी इस रिस्पेक्ट में अब देखिए जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने भी सीधे सीधे ऑर्डर इशू किए कि 48 घंटे के अंदर उन लोग को ढूंढ के निकालो जिन्होंने ऐसा किया है। बट ये फर्स्ट इंस्टेंस में हुआ ही क्यों, और सीधे की सीधे एम्बेसडर की बेटी के साथ हुआ, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल भी समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे अफगानिस्तान ने क्या किया है, जितने भी अपने ये मतलब डिप्लोमेट्स हैं, सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, उनको वापस बुला लिया। पहले तो अफगानिस्तान ने बोला कि सिक्योरिटी बीफ अप करो, पाकिस्तान ने बोला जी हाँ हम सिक्योरिटी बीफ अप करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के, उनको वापस बुला लिया गया। फॉर्चुनेटली वो डॉटर अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई, उसको छोड़ दिया गया था, लगभग 6 घंटे के लिए वो किडनैप की गई थी, बट उस समय पे उसको काफ़ी टॉर्चर किया गया। और भी कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सुनने में आ रही है कि तालिबान ने एक ऑर्डर इशू किया है जिन जिन इलाकों में वो कब्जा कर रहे हैं कि भाई
वो लड़कियां जो 15 साल से ज़्यादा की हैं और वो विडोज जो कि 45 साल से कम की हैं, उनको हमें सौंप दो ताकि हम फाइटर्स के साथ उनकी शादी करा देंगे। तो इस प्रकार की कुछ तालिबान के कल्चरल कमीशंस की तरफ से अनाउंसमेंट आए, ऐसे बहुत से मीडिया आउटलेट्स पे रिपोर्ट किया गया है। और ये जो अबडक्शन है इसको भी कहीं ना कहीं इसी न्यूज़ के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट टाइप की न्यूज़ें निकल के आ रही हैं यहाँ पे। अगर इस प्रकार से चीज़ें चली तो भाई तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी अब ये तालिबान के मतलब पावर में आने से। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्टिकुलर न्यूज़ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक ठाक ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बन पाई, रीजन भी ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।